उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में एक तरफ आस्था की डुबकियां हो रही हैं और दूसरी तरफ सियासत वहां आस्था के लिबास में अपने लिए भी रोटी सेकने जैसे कुछ अवसर ढूंढ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संगम में स्नान किया, गंगा के तट पर मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित की और उसके बाद पूरे प्रदेश के लिए वहां से एक संदेश देने का काम किया। आस्था पर कभी किसी के सवाल उठाया जाना अनुचित है। जिसे मन करे गंगा में डुबकी लगाए, जिसे मन करे वो पूजा पाठ करे। इस देश में कभी किसी को कोई रोका नहीं, लेकिन जब आस्था के लिबास में सियासत हावी होने लगे तो विश्लेषण बनता है। सवाल तब बनता है जब गंगा में डुबकी लगाने गए लोग सियासत की आड़ में कुछ और करने लगे। तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा दो तरह की तस्वीरों की हुई। पहली वो जब गंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरा कैबिनेट मंत्रालय, पूरा कैबिनेट डुबकी लगाने उतर गया और दृश्य देख करके आप भी खुश होंगे कि चलो एक बाल मन, एक बच्चे का मन इन लोगों के भीतर भी है। हमारे यहां भोजपुरी में कहा जाता है कि छपकोरिया मारने लगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बाकी मंत्रियों पर केवल पानी की फुहारें और बौछारें नहीं मार रहे। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए सबके ऊपर कुछ न कुछ जल छिड़काव कर रहे ताकि मंत्रिमंडल एकजुट रहे, मंत्रिमंडल एक साथ रहे, मंत्रिमंडल वह सब काम करे जिसके जरिए 27 की नैया पार हो जाए। इसीलिए जहां भी स्नान हो रहा था चारों तरफ कैमरे थे और कैमरों के बीच में छपकोरिया मारा जा रहा था। सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स इन तस्वीरों की तुलना लखनऊ में पिछले दिनों जलभराव के बाद कुछ जो शोहदे बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ जोड़ करके शेयर करने लगे। सोशल मीडिया में यह बात लोगों ने आलोचना की तरह लिखना शुरू किया कि मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, मंत्री ये बेहद गंभीर ओहदे होते हैं, इसलिए वहां पर बैठ करके ये सारे काम शोभा नहीं देते। ये तुलना कितनी जायज है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके बहाने जो कहा वो आप देखिए। त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान। कुछ देर बाद अखिलेश यादव फिर लिखते हैं, यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी संगम तट जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करुणा उपजाए। यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और कैबिनेट के इस गंगा नहान पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ये टिप्पणियां कई गहरे अर्थ रखती हैं। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले भी एक टिप्पणी की थी कि कुछ लोग आस्था से जाते हैं गंगा नहाने, कुछ लोग अपने पुण्य कमाने जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तब से कयास लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करेगी जिससे उस आस्था का सियासी लाभ ले सके। उसी बीच में अपने चाचा के गुजर जाने पर पूरे परिवार के साथ हरिद्वार जाकर अस्थि विसर्जन करने पहुंचे अखिलेश यादव ने गंगा में डुबकी लगाई और उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और उस तस्वीर ने बहुत सारे लोगों को एक नए तरह से एक पैगाम भी दिया। कयास ये लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कब पहुंचेगा। मंत्रिमंडल पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहाया। इसलिए अखिलेश यादव ने मौका देखकर कहा कि प्रेम, सौहार्द, करुणा भी अगर मन में आए तो ऐसे पुण्य स्नान से ही देश और समाज का फायदा होगा। लेकिन
वहां की राजनीति के गलियारों में कुछ चर्चा उन दृश्यों से होने लगी। कुछ लोग कबीर के दोहे पढ़ने लगे कि गंगा नहाए जो नर तर जाए तो मछली न तरी जो कि गंगा में ही घर भा, और तमाम तरह के ऐसे पदों को लोग याद करने लगे। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे। अब कबीर दास लिखते हैं, अब किसके लिए लिखते हैं इसको आप भी समझे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां भी भाषण देने का मौका नहीं चूका, और भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि हमने इतिहास में पहली बार पूरी कैबिनेट ने गंगा नहाया है। अब ये भी क्या है? कैबिनेट धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। चुनी हुई सरकारों की आस्था जिसकी निजी तौर पर हो वो तो जाता ही है, चुनाव में वोट मांगने मंदिर जाता है, कथा हवन कराता है, हर तरह के काम करता है जो राजनीति में होता है। सरकार लेकिन कई बार इस तरह की चीजों से एक खास किस्म की दूरी बनाए रखती है, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता। नेता का हो सकता है, मंत्री का हो सकता है, विधायक का हो सकता है, मुख्यमंत्री का भी हो सकता है, लेकिन जब वो इस तरह की गतिविधियों में रहते हैं तो वो सरकार के अगुवा नहीं होते हैं। सरकार का काम ऐसे तमाम आयोजनों की व्यवस्था देखना, ताकि कहीं आग न लग जाए, कोई शिकायत न करे कि न पानी है, न बिजली है, न सुविधा है, न कोई शिकायत करे कि मीलों यहां पर घूमना पड़ रहा है, वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट है, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं। लेकिन सरकार आज की तारीख में सियासी तौर पर मंत्रिमंडल की बैठक कुंभ में कर देती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इसकी व्याख्या आज भले ही किसी डर में, दबाव में या उत्तेजक हिंदुत्व के सामने शायद न हो पाए कि इसके मायने क्या है, लेकिन लोकतंत्र में सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के सामने इन चीजों का जब विश्लेषण होगा तो यह पूछा जाएगा कि ये एक धर्म के प्रति इतना झुकाव अगर सरकार दिखाएगी तो बाकी धर्म और मान्यताओं के लोगों को सरकार किस नजर से देखेगी। लेकिन उसी बीच में चर्चा सबसे ज्यादा ये होने लगी कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के नाराज लोगों को खुश करने के लिए भी इस तरह के आस्था के इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। भाषण देते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कामयाबियों, उपलब्धियों और मंत्रिमंडल के फैसलों के बानगी पेश कर रहे थे, अचानक उन्हें याद आया ओम प्रकाश राजभर का नाम, आशीष पटेल का नाम, निषाद राज का नाम, और उन तीनों को आगे अपने सामने बुलाने लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए थे राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? तो बताइए कहाँ राजभर जी, कहाँ गए? आपको यह दृश्य देख करके कैसा लगा? क्या संदेश छिपा है इसमें? वो चाहते तो पहले ही अंदर खाने मीटिंग कर लेते राजभर से, निषाद जी से, पटेल जी से, और पहले ही सब कुछ तय हो जाता कि जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बयान देंगे तो उनके एक तरफ राजभर जी होंगे, निषाद जी होंगे, तो दूसरी तरफ पटेल जी होंगे, और चुपचाप एक पैगाम चला जाता कि देखो मंत्रिमंडल में सब कुछ अच्छा है। लेकिन हुआ ये कि ये सारे सामाजिक न्याय के पुरोधा, अपने अपने खेमे के एक बड़े नेता जो पिछड़े हैं वो पीछे खड़े थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें आगे बुलाकर एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में सब चंगा सी, सब अच्छा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में अगर सब कुछ अच्छा है तो इस तरह के इवेंट पर यह संदेश देने की जरूरत क्या थी? और उसके बाद कुछ ही समय के बाद वीडियो वायरल हो गई ओम प्रकाश राजभर की। मंत्री जी को गाड़ी में जगह नहीं मिली है, इसलिए मशक्कत चल रहा है यहाँ पर। मंत्री जी गाड़ी मंगाने के लिए पुलिस के अधिकारी को बोल रहे हैं, और मंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं, ओपी राजभर हैं। गाड़ी तो रुक जाएगी मंत्री जी, लेकिन आज गंगा में डुबकी लगाए हैं आप? हाँ लगाए हैं, नहीं जाने देंगे इनको, पहले नहीं जाने देंगे? नहीं, पहले नहीं जाने देंगे। मौज में लग रहा है। हम यही खड़े रहेंगे, हम यही खड़े रहेंगे। गंगा में डुबकी लगाए, कुछ जब तक बैठाएंगे नहीं तब तक नहीं जाने देंगे। गुस्सा हो गया? हम स्नान करना ही, गुस्सा नहीं है यार, ये लोग ड्रामा फालतू आदमी इसमें बैठ गए हैं। अपने मिजाज के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर गाड़ी न मिलने से नाराज हो गए। उन्होंने कहा जो गाड़ी मंत्रियों के लिए आई उसमें पता नहीं कौन बैठ गया, हम लोग को कोई उचित सुविधा नहीं, सम्मान नहीं।
इन विरोधाभासों के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले जब निषाद राज ये बयान देते हैं कि उनका समाज नाराज है बीजेपी से, कुछ दिन पहले जब आशीष पटेल सार्वजनिक तौर पर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी और नेता उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर एकदम खामोश चुपचाप किसी नाराजगी में बताए जाते हैं। ऐसे वक्त में इन तीनों को मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह मिलना क्या दर्शाता है? क्या वो संभाल लेंगे, उनकी नाराजगियों को मिटा लेंगे और 27 में एकजुट होकर के अपने ही साथ रहेंगे, या अखिलेश यादव का पीडीए इन तमाम पिछड़े और दलित नेताओं को बेचैन करेगा, जिसका असर उत्तर प्रदेश सरकार पर देखने को मिलेगा? इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ये कहते हुए सुनाई दिए कि गाड़ी उनके लिए थी और बैठ कोई और गया। 27 की गाड़ी लगी हुई है, 27 की गाड़ी में कौन बैठा है? क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल उस 27 के चुनाव वाली गाड़ी में बैठ पाए? क्या उन्हें जगह मिल पाई? क्या उनको पर्याप्त सीटें मिल पाई जितनी सीटों की उन्हें जरूरत है? या वो गाड़ी लेकर कोई और ड्राइवर निकल गया मीडिया में तस्वीरों को खिंचाकर, दावों और घोषणाओं को करके? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका विश्लेषण होता रहेगा। मुख्यमंत्री के दावों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया, जब अखबार में छपा कि प्रदेश बनेगा एयरोस्पेस व रक्षा का केंद्र, तो अखिलेश यादव लिखते हैं, झूठ न बोलो गंगा के तट, न करो घोषणा बिन बजट। और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा कि आप फिर से ये दावा कर रहे हैं कि निवेश आएगा, मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, और सपा बार बार पूछती रही कि अब तक करोड़ों रुपए खर्च करके जितने इवेंट हुए उनमें कितना निवेश आया? दावा कुछ और हुआ था और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? आज भी सिफर मिला, कुछ भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में साधु संत ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनको जूते मारते, उनकी उलाहना देते, उनकी तस्वीरों को जलाते, आक्रोश दिखाते लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और एक बच्चा एक ट्वीट कर देता है और पुलिस उसे उठा ले जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या आस्था की डुबकी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को प्रभावित करेगी? क्या सियासी तौर पर पूरे मंत्रिमंडल को कुंभ में स्नान कराकर सारे पाप धो देंगे योगी आदित्यनाथ, और फिर से पवित्र होकर बिना घोटालों के, बिना आरोपों के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप के 27 की नैया पार कर लेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या उन्हीं की नैया पार कराने के लिए मोदी जी भी आने वाले? और सुनने में आ रहा है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री भी डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाएं, लेकिन देखें कि उसका फायदा किसको मिल रहा है। आस्था और सियासत अलहदा चीजें होती हैं। लोकतंत्र की बुनियाद में अगर एक धर्म की आस्था हावी हुई तो उस लोकतंत्र का विश्लेषण मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप उस धर्म से हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप भी यही कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है। लेकिन अगर आप उस खेमे से थोड़े भी अलग हैं तो सोचिएगा कि एक सरकार और धर्म और आस्था में व्यक्ति की भूमिका कैसे बदल गई। और उत्तर प्रदेश की बैतरणी, चुनाव की बैतरणी, क्या आस्था के सहारे पार लगेगी नैया? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।